तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की कुछ योजनाओं को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ एग्ज़ाम में 20 नंबर का योजना सेक्शन है और उन योजनाओं को कवर करने के लिए हम एडुविज़न की तरफ से योजना स्पेशल बेंच में 350 योजनाओं को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश और केंद्र की योजनाओं को आ, टारगेट वाइज डेली 10 योजनाओं को याद करवाते हैं। और यहाँ यूट्यूब पर हमारी 2 से 3 योजनाओं की क्लास आती है। तो जो लोग भी अभी पहली बार देख रहे हैं वो पहले की योजनाएं भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को कवर किया हुआ है पिछली क्लासेस में। और वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके कि अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी आज की क्लास में हम देखते हैं कि आज हम कौन सी योजनाओं को कवर करेंगे। तो सबसे पहली योजना है जो वो है जननी सुरक्षा योजना। आज इस योजना को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, काफ़ी पुरानी समय से चली आ रही है और आज भी जारी है। इसकी शुरुआत है जो वो 12 अप्रैल 2005 को की गई थी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। आगे देखें इसका उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम किया जाए, गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं और जो गरीब हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ये मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करें तो इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को प्रसव और प्रसव से पूर्व देखभाल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। सभी गर्भवती महिलाएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों में प्रसव कराती हैं, गरीब वर्ग की महिलाएं, एससी एसटी महिलाएं और कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों की महिलाएं, ये लाभार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत। आगे बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो है राज्यों का वर्गीकरण एलपीएस, लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में किया गया है। कम प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम, ओडिशा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर आते हैं। जबकि जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, हाई परफॉर्मिंग स्टेट, वो अन्य सभी जो राज्य बच गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश, वो सब हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आते हैं। अब एलपीएस राज्यों में तो सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, लेकिन एचपीएस राज्यों में केवल बीपीएल और एससी एसटी महिलाएं ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होती हैं। बजट की बात करें तो 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 3350 करोड़ रुपए, जबकि 2024-25 में 3800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। अब बात करें कि एलपीएस और एचपीएस राज्यों में माँ और आशा को कितने रुपए की धनराशि प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, एलपीएस राज्यों में महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत माँ को 1400 रुपये एवं आशा को 600 रुपये दिए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में माँ को 1000 रुपये और आशा को 400 रुपये की धनराशि प्रोवाइड की जाती है। वहीं एचपीएस राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में माँ को 700, आशा को 400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में माँ को 600 और आशा को 400 रुपये प्रोवाइड की जाते हैं। आगे देखेंगे कि सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन सेक्शन या अन्य प्रसव जटिलताओं के लिए 1500 रुपये तक की सहायता दी जाती है। सिजेरियन सेक्शन का मतलब कि ऑपरेशन से यदि डिलीवरी होनी है तो उसके लिए 1500 रुपये तक की सहायता दी जाती है, और यह सहायता अस्पताल को दी जाती है, न कि लाभार्थी को। जबकि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं उन राज्यों में यदि कोई महिला अपने घर पर प्रसव कराती है और बीपीएल सूची में है तो उसे 500 रुपये की नगद सहायता मिलती है, और यह सहायता सिर्फ 2 जीवित बच्चों तक के लिए मान्य है। तो इस योजना के हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। एलपीएस और एचपीएस राज्यों में अंतर पता चल गया कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आते हैं, और बाकी राज्य हैं जो अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया है। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हो सकती थी इस योजना के अंतर्गत कवर कर दी गई हैं। अब हम देखते हैं अपनी अगली योजना को।
और अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी पीएमएसएमए। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2016 को की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये योजना है और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में कम से कम एक बार डॉक्टर द्वारा जांच कराई जाती है। गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं और जोखिमों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी के टाइम पे जो भी जोखिम हो सकते हैं, जटिलताएं जो भी आ सकती हैं, उनकी पहचान पहले समय पूर्व हो जानी चाहिए और उनका उपचार भी सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है, ताकि डिलीवरी बिल्कुल आसानी से और बिना किसी खतरे के हो सके। हर महीने की 9 तारीख को पीएमएसएमए दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एएनसी सेवाएं मिलती हैं। इस योजना के अंतर्गत आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट, टीकाकरण और ब्लड टेस्ट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। गर्भावस्था के दौरान 3 मुख्य जांच एएनसी विजिट होते हैं, 100 आईएफए टैबलेट और 2 टेटनेस के टीके दिए जाते हैं। पीएमएसएमए के तहत सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों और डॉक्टरों की भी इसमें भागीदारी होती है। जो निजी डॉक्टर होते हैं वो स्वेच्छा से पीएमएसएमए दिवस पर मुफ्त सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और इस मामले में जहां पर निजी डॉक्टर स्वेच्छा से सेवाएं प्रदान करते हों, उस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जहां निजी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीएमएसएमए में गर्भवती महिलाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब 2 श्रेणियां देख लेते हैं, 2 श्रेणियां कौन-कौन सी हैं। तो पहली जो श्रेणी है वो ग्रीन स्टिकर होती है, यानी इसमें सामान्य गर्भावस्थी महिलाओं को, जो सामान्य गर्भावस्था है उनकी, उनको कोई खतरा नहीं है डिलीवरी के टाइम पे, उनको ग्रीन स्टिकर दिया जाता है। और जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था होती है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कहलाती है, इसको रेड स्टिकर दिया जाता है। अब पीएमएसएमए के तहत हर महीने 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। अभी ये लेटेस्ट डाटा है कि हर महीने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं की इसके अंतर्गत जांच की जाती है। और पीएमएसएमए के कारण भारत की मातृ मृत्यु दर 2017-19 में 103 से घटकर 2020 से 22 के बीच में 97 रह गई है खाली। तो ये भी एक काफी अच्छा आंकड़ा है। योजना के सफल होने के लिए ये मतलब दिखाता है कि हाँ, अब मातृ मृत्यु दर कम हो रही है। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं की डेथ हो जाती थी, उसमें कमी आई है। अब तक 1 लाख से अधिक निजी डॉक्टर हैं जो वो पीएमएसएमए दिवस पर स्वेच्छा से सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और इस योजना के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम अपना अगली योजना को, जो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसे सुमन योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना संचालित है और इसका उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 70 से कम करना, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना। लाभार्थी कौन होते हैं इसके? गर्भवती महिलाएं और जन्म से 6 महीने तक के नवजात शिशु। आगे बात करें तो इसके अंदर कौन-कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच, निःशुल्क संस्थागत प्रसव, निःशुल्क प्रसवोत्तर देखभाल यानी प्रसव के बाद की देखभाल के लिए, नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुमन योजना के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस योजना का बजट जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही आता है और हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 सेंट्रल स्पॉन्सर करता है और 10% राज्य स्पॉन्सर करता है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 60 और 40 का अनुपात रहता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित रहती है योजना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सुमन योजना के तहत 93,16,278 गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त की है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी हमारी सुमन योजना। आज हमने 3 योजनाएं कवर की हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुमन योजना। और अब इन तीनों योजनाओं के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
दूसरा है इस अभियान के तहत हर महीने 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जाँच की जाती है। और तीसरा है कि इस अभियान के तहत निजी डॉक्टर भी स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ मुफ़्त में प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात कर रहा है और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है कि गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, ग्रीन स्टिकर और रेड स्टिकर। और अभियान के तहत हर महीने 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जाँच की जाती है, ये सही है। तीसरा है कि इस अभियान के तहत निजी डॉक्टर भी स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ दे सकते हैं, तो ये भी सही है, यानी केवल कथन एक गलत है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2007 को की गई थी या फिर इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना था। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को केवल प्रसव पूर्व देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये पांचवा ऑप्शन है, इनमें से सभी कथन सही है। तो यहाँ पर जो योजना के संदर्भ में सही कथन बताना था, यहाँ पर लिखा है 12 अप्रैल 2007, तो शुरुआत इसकी 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। योजना का उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना था, ये स्टेटमेंट सही है। और इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को केवल प्रसव पूर्व देखभाल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ये गलत है। क्योंकि केवल प्रसव पूर्व देखभाल के लिए नहीं, प्रसव पूर्व भी और प्रसव के बाद भी, ठीक है, प्रसव के बाद भी इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और जहाँ पर केवल हमारा एक कथन सही था, इस योजना का उद्देश्य जो लिखा हुआ है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2018, 15 मार्च 2017, 1 जुलाई 2016 या 4 मार्च 2019? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2016 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सुमन योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना था। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना के अंतर्गत जन्म से 6 महीने तक के नवजात शिशु लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क संस्थागत प्रसव की सेवा भी प्रदान की जाती है। तीसरा है कि सुमन योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 75:25 में वित्त पोषित किया जाता है। तो सुमन योजना के संबंध में गलत कथन बताना है। यहाँ पर देखिए, इस योजना के अंतर्गत जन्म से 6 महीने तक के नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं लाभार्थी होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, आगे देखें तो इसके अंतर्गत निःशुल्क संस्थागत प्रसव की सेवा भी प्रदान की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको संस्थागत प्रसव कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। सुमन योजना को केंद्र और सामान्य राज्यों के मध्य 60-40 में वित्त पोषित किया जाता है, न कि 75-25 में। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है इस योजना के अंतर्गत, यानी कि केवल कथन 3 गलत है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हर महीने की किस तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाया जाता है? हर महीने की 9 तारीख को, अभी बताया भी है पीछे कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मनाया जाता है, यानी कि 9 तारीख यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की नौकरी होती है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है प्रसव पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना। दूसरा है गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना। तीसरा है पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना। और चौथा है बच्चे के प्रसव का संचालन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, 2, 3, यानी कि केवल पहला, दूसरा और तीसरा ही आशा के काम होते हैं। बच्चे के प्रसव का संचालन करना ये आशा का काम नहीं होता है, ये नर्सेस का काम होता है। जो नर्सेस होती हैं वो प्रसव का संचालन करती हैं। लेकिन पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करनी है, गर्भावस्था का पता लगाना है, गर्भावस्था परीक्षण किट देनी है, तो ये सारी काम आशाओं के द्वारा काम किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं इन्हीं योजनाओं पर बेस्ड, और ये सारे क्वेश्चंस हमारी एडुविजन की योजना ग्रुप में करवाए गए हैं। योजना ग्रुप में आपको 300 से 350 योजनाओं का एक साथ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो क्या है कि पीडीएफ भी प्रोवाइड होने लगे हैं। 13 तारीख को हम सारी पीडीएफ भी दे देंगे और
350 योजनाएँ विद बजट अपडेट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएँगी। जो भी अभी नए बजट आए हुए हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको मर्ज करके ही कंटेंट को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे बैच में क्या-क्या मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको कंटेंट एकदम बेहतरीन क्वालिटी का दिया जाता है और बैच की जो फ़ीस है वो 349 रुपए थी और अभी फ़िलहाल के लिए 2 दिन तक जो भी जॉइन कर लेंगे, सिर्फ़ योजना बैच की फ़ीस आपको 299 रुपए पड़ेगी, ठीक है? 299 में आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यदि बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर जो 8736890646 है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर मिलेगा क्या-क्या आपको। इस बैच में जोड़ने पर आपको प्रतिदिन 10 योजना का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है और इन 10 योजनाओं को आपको दिन भर रीड करना होता है। शाम को इन्हीं टॉपिक्स पर क्विज़ होती है। जो क्विज़ होती है वो हर दिन 35 से 40 क्वेश्चंस की होती है, तो इस पूरे बैच में आपको लगभग 1300 से 1400 प्रश्नों का संगम देखने को मिलेगा, जिसमें हम सभी योजनाओं को बारी-बारी से कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएँ हो सकती हैं इस बैच के लिए, ठीक है? डिस्कशन होता है, रोज़ डाउट्स लिए जाते हैं सभी बच्चों के, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्विज़ के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं सीधे और आप आपस में भी डिस्कशन करके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा योजना बैच के बारे में और जो भी जॉइन करना चाहें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।